जय सिया राम बच्चों। तो अपने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए जो एमसीक्यू का पैटर्न्स लेके मैं चला था, उसके नेक्स्ट मतलब अगली कड़ी में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। और आशा है कि आप भी हमारे साथ साथ चल रहे होंगे, राइट ना। और अपने एग्जामिनेशन के जर्नी को एक बेहतर मार्गदर्शन दे रहे होंगे और अपने स्कोर की ओर अग्रसर हो रहे होंगे, ठीक है ना। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होगी वो इनबिल्ट हो रहा होगा, वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो रहा होगा, राइट ना। एंड हाउ टू स्कोर द एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट ना, ये आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आगे हम जुड़ेंगे, ठीक है ना। अगले 70 क्वेश्चंस लेकर के, जो कि बेसिकली ये भी मॉडल पेपर ही है, लेकिन 20-23 का मॉडल पेपर है। अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, मैंने देखा, रिव्यू किया था क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चंस है, राइट ना। यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, है ना, आपके एग्ज़ाम में। तो उसके पहले सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले, कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा आप लोगों का, ठीक है। चूँकि नीट का भी पेपर आने वाला है, तो वैसे बच्चे जो नीट 2024 मतलब 20 से 24 के एस्पायरेंट्स हैं, और अगर उनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी है केमिस्ट्री को लेकर के, तो मैं 1 फरवरी से एक लाइव क्लास का प्रोग्राम लेकर के आऊँगा, जो ऐप के थ्रू मिलेगा। और बेसिकली पैड होगा बेटा, ये जो लाइव क्लासेस होगा वो पैड होगा, राइट ना। और उसका जो टारगेट है वो 90 डेज़ का बेटा, कि 90 डेज़ में जो कंप्लीट केमिस्ट्री है, क्योंकि कुछ सिलेबस भी रिड्यूस में है, तो 90 डेज़ में कंप्लीट केमिस्ट्री का टारगेट रहेगा। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, कुछ असाइनमेंट मिलेगा जो नीट क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे, राइट ना। कुछ डीपीपी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में, और कुछ कुल मिलाकर के 5 टेस्ट मैं लूँगा, कंप्लीट टेस्ट, 5 कंप्लीट टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, राइट ना। और उसका जो बैच टाइम होगा बेटा वो 7 PM होगा, ठीक है ना। एंड द लाइव क्लास विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 फरवरी। और जैसे मैंने बोला कि ये पैड होगा, तो आप उसके लिए 2099 रुपीज़ पे कर सकते हैं। और बेसिकली आप प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर पर अरिहंतम अकेडमी टाइप करें, ठीक है। अरिहंतम अकेडमी टाइप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल स्टडी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वो भी बाढ़ बेस्ड हैं, राइट ना, तो वो आप आकर के डायरेक्ट ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच जो है केमिस्ट्री के लिए, वो बेटा 18 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है, राइट ना। और 18 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसकी टाइमिंग 7 AM से यहाँ पर 10 AM तक। तो 7 AM से 10 AM लाइव क्लासेस जो हैं वो 10 PM तक है, 7 PM टू 10 PM। और जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 7 AM टू 10 AM, राइट ना। और अपने केमिस्ट्री की जर्नी को पूरा कर सकते हैं बेटा। जो ऑफलाइन ब्रांचेस है बेटा, वो बेसिकली आपका पंजाब नेशनल बैंक के पास है, बार में, स्टेशन रोड बार है पंजाब नेशनल बैंक में, यहाँ पे आकर के आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, ऑलरेडी मैंने आपका 3 मिनट का टाइम वेस्ट कर दिया, एंड सॉरी फॉर दैट। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चंस की तरफ में, जहाँ पर टोटल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कुल 70 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 35 करेक्ट आंसर आपको करना है, राइट ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगेन बेटा देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। रबर, आपने देखा कि रबर की अब थोड़ा क्वालिटी समझो। देखो, रबर हीट करेंगे तो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। ग्लास है आपका, हीट करने पर सॉफ्ट होता है और कूल करने पर हार्ड हो जाता है। प्लास्टिक है आपका, अगेन आपने देखा होगा कि हीट करने पर सॉफ्ट होता है और कूल करने पर हार्ड हो जाता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड, वो एमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है। एंड आइस जो है वो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप आइस को निकालते हैं वो सीधा मेल्ट हो जाता है, राइट ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका 7 मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। बेटा देखो, अगर हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 तरीके का लैटिस पॉइंट होता है। आपने देखा होगा अगर हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके का लैटिस पॉइंट है। एटम्स को हम लोग रख सकते हैं कहाँ पे बेटा, तो एटम्स को हम 2 जगह पे रखते हैं, एक कॉर्नर पे रखते हैं और एक फेस के सेंटर पे रखते हैं। कॉर्नर पे रखते हैं, कुछ इस तरीके से 8 कॉर्नर हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पे रख सकते हैं आप एटम्स को, और एटम्स को आप फेस पर रख सकते हैं, तो कुल 6 फेस है। देखो बेटा,
कुल 6 फेस है, ठीक है ना। तो फेस पर जो लैटिस पॉइंट होता है वो हाफ पार्ट में होता है, तो हाफ राइट ना 1/2 इंटू 6 इसकल टू 3 हो जाएगा। और जो कॉर्नर पर होता है वर्टिसेस पर होता है बेटा, उसका 1/8 पार्ट होता है लैटिस के अंदर, तो 1/8 इंटू 8 पॉइंट है 1, 3 + 1 4। सो द रैंक ऑफ क्रिस्टल और जो नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, दैट आंसर विल बी 4 राइट ना। सो द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा क्या, NaCl स्ट्रक्चर्स क्या, द स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl क्रिस्टल विल बी, ये सिंपल सा है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो क्या, द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज, देखो 3 तरीके का क्रिस्टल है, एक है सिंपल क्यूब, ठीक है ना, एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC, और एक है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो सिंपल क्यूब में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 52%, ठीक है ना, और जो आपका BCC है बेटा उसमें होता है 68%, और जो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल है उसमें 74%। सो द राइट आंसर विल बी 52%। नेक्स्ट बेटा आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक, मतलब वो कौन सा सॉल्यूशंस है जिसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो देखो बेटा 3 तरीके का आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में कहते हैं क्या कि इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक होगा। और हाइपरटोनिक कहने का मतलब होता है क्या बेटा, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन इज मोर देन द सेल सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक होगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इनसाइड द सेल आर सिमिलर, तो सच सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के कंडीशंस में हम लोग देखते हैं क्या कि कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा नहीं होता, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा होता है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर के मूवमेंट, ऑस्मोसिस क्या, देखो ऑस्मोसिस है बेसिकली क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन लेवल। अगर 2 सॉल्यूशन के बीच का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस सिमिलर है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है, तो water will not move inside or outside to the cell, right ना। so the solutions will be isotonic solution, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, the relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute, then this statement is known as, basically this is the law of Raoult's law, और ये आपके सेकेंड चैप्टर का होता है। Raoult's law ने क्या बोला, देखो relative lowering in vapor pressure, that was delta P/P naught इज इक्वल टू XA होता है, एंड XA इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है आपका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होता है। तो ये लॉ दिया था किसने, रॉल्स लॉ ने, इसलिए आप यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा रॉल्स लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 7 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूशन विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। देखो वेंट ऑफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, एंड I इज इक्वल टू होता है क्या, number of particles after association and dissociation। तो जो पार्टिकल्स है वो बिफोर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करते हैं, और टू द 1। अब देखो क्या करा कि एक पार्टिकल है जो ना ही डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में नंबर पहले भी 1 था बाद में भी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1, द आंसर विल बी 1। ओके बेटा आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिट एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। देखो NaCl ही है, मोल्टेन NaCl है, मतलब आपके पास जब NaCl मोल्टेन है, इसमें से करंट पास आउट करेंगे तो द कैटाइन विल produce as sodium ion and then anion is produced as chloride ion at cation deposited at cathode, cation deposited at cathode। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज रॉड पे जाके डिपॉजिट होता है, तो द राइट आंसर विल बी सोडियम, द राइट आंसर विल बी सोडियम। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा I एम्पियर का करंट T टाइम तक पास आउट करते हैं तो I इंटू टी, मतलब आपने पढ़ा होगा ना I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू यहाँ पर I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट ना। और
हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जितना देर तक हम उस सिस्टम के थ्रू चार्ज भेजते रहते हैं उतना टाइम तक डिपोजिशन होता है. सो द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. इन दैट केस मास इज इक्वल टू z इंटू क्यू. और q को डिनोट करते हैं अगर c से, z को q से डिनोट करते हैं यहाँ पे, सॉरी q को c से डिनोट कर सकते हैं. देन m इज इक्वल टू z इंटू सी होना चाहिए. m इंटू z इंटू सी होना चाहिए. m इज इक्वल टू z इंटू सी होना चाहिए. तो यहाँ पर जो अगर टाइम को आप 1 सेकेंड मान लें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी. ठीक है बेटा. ऐसे बेसिकली हमको यहाँ पर अगर करंट के टर्म्स में रहना चाहिए इक्वेशन, अगर मान लो एमसीक्यू में अगर करंट के हिसाब से रहेगा, देन मास इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी होना चाहिए. ठीक है ना. तो c को अगर i मान लो तो वो z इंटू आई इंटू टी होगा. अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या ये क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो ये c की जगह पर i होना चाहिए, यानी z आई टी. तो द राइट आंसर विल बी b. और अगर नहीं है तो आप टाइम को 1 सेकेंड मान लीजिए, तब b जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा b. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखिए. सो द राइट आंसर इज b. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10. अब कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड. देखो एनोड पर कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है. तो आपको याद रखना क्या कि एनोड मीन्स क्या, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. और ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो सोचिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. तो सबसे पहले चीज़ देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर भी बेटा देखो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं यहाँ, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है. एनोड पर ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी ये भी पॉसिबल. सो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर क्या है, नन ऑफ दिस. क्लियर है बेटा रे. इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस. हमको आइडेंटिफाई करना था एक ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट तीनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा. देखो +6 इलेक्ट्रॉन गेन करा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करा. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन प्रोसेस. सो दीज 3 रिएक्शन आर ओनली पॉसिबल एट कैथोड, नॉट पॉसिबल एट एनोड. सो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई ऐसा रिएक्शन है ही नहीं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा है बेटा क्या, देखो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई सी. अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो कापा होता है. देन यहाँ से लिख सकते हैं कापा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी. दैट मीन्स कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कापा बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो कापा घटेगा. तो देखो यहाँ पर 2n सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, सबसे लीस्ट यानी जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका कंडक्टेंस सबसे लीस्ट होगा. तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है बी का. तो राइट आंसर विल बी बी. राइट आंसर विल बी बी. आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि हाउ टू क्रैक द MCQ विद इन द सेकेंड, राइट ना. चलिए ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं. फॉर रिएक्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल काइनेटिक चैप्टर 4 चैप्टर से. फॉर द रिएक्शन 2A + B द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखो बेटा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. आपने रिएक्टेंट के लिए, आपने रेट के लिए पढ़ा हुआ क्या है कि बेसिकली रेट इक्वल टू होता है क्या, अगर रिएक्टेंट है तो डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट है तो इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन. यानी रिएक्टेंट के लिए देखें तो माइनस dA/dt, और प्रोडक्ट के लिए देखें बेटा, ठीक है, -dA. और प्रोडक्ट के लिए देखें बेटा, प्रोडक्ट के लिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, +dB/dt. अब दोनों को इक्वेट करना है तो यहाँ पर जो नंबर है उसका वो है 2, उसके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू +dB/dt, यानी -½ आ रहा है. सो द राइट आंसर विल बी सी में देखें -½. सो द राइट आंसर विल बी सी. क्लियर बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक. ठीक है, हम लोग समझ चुके होंगे. चलें आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा क्या आपका, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. रेट कांस्टेंट है, अगेन आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है.
speed constant K is directly proportional to e to the power minus EA by RT, then rate constant is equal to A into e to the power minus EA by RT। तो देखो बेटा ये आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से टेम्परेचर इज द फैक्टर, सो द टेम्परेचर विल बी द राइट आंसर, तापमान। चल राइट, ये भी 4th चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। तो देखो पहले तो हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस है एक्वस, ये ईस्टर है, ये वाटर है, एक्वस हाइड्रोलाइसिस। और एक्वस हाइड्रोलाइसिस जो होता है ना वो हमेशा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर अगर यानी ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर ही हो गया। सेकेंड है बेटा रे अल्कली हाइड्रोलाइसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में आपको याद रखना है रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, दोनों पर डिपेंड करेगा। सो इसका पावर 1, ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा तो पावर 1, तो टोटल पावर कितना हो गया, 2 हो गया, टोटल पावर 2, यानी ये जो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में आ गया क्या आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एंड दो चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन, द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, वही ये 1 डिग्री है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, 15 कहता है क्या, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl in which the hydrogen gas reacts with chlorine gas in the presence of sunlight and the reaction is proceed in water। again बेटा sunlight है, यानी if a reaction is proceed in the presence of sunlight then such reaction is known as photochemical reaction, and the photochemical reaction is always independent from the concentration, and if a reaction is independent from the concentration of the reaction then the such reaction is known as zero order of kinetics, so the answer will be 0, answer will be 0, राइट ना बेटा। फिर से सुनिए, इफ अ रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन सच रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन the rate of reaction is independent from their initial concentration or any concentration at any given time, right now, so it always obeys zero order of reaction, so ये zero order of reaction हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज, देखो एंडोथर्मिक तो नहीं होता, क्योंकि एक गर्म लोहा है उस पर आप पानी डालते हो तो लोहा ठंडा हो जाता है, एक्सोथर्मिक होगा, पानी जब उस पर एब्जॉर्ब होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, तो पहला तो गलत है। सरफेस फिनोमेना, डेफिनेटली ये सरफेस पर होता है, ठीक है ना, सरफेस फिनोमेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कह सकते, सरफेस फिनोमेना, ठीक है ना, क्योंकि एडसॉर्प्शन एक तरीके का, दो तरीके का होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन भी होता है, केमिकल एडसॉर्प्शन भी होता है, बट ये एक सरफेस फिनोमेना। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क इज एन इमल्सन, मिल्क क्या होता है बेटा आपका, तो मिल्क एक इमल्सन है, मिल्क क्या है, इमल्सन है, और अगर इमल्सन है तो इमल्सन है किसका, फैट प्लस वाटर का, फैट प्लस वाटर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैट डिस्पर्सन, फैट नहीं, वाटर डिस्पर्सन, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, सो द राइट आंसर इज सी, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, जल में परिक्षेपित वसा हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन काउजिंग कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। देखो बेटा ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और क्वेश्चन जो है वो है हार्डी-स्क्यूल्ज रूल का। हार्डी-स्क्यूल्ज रूल ये कहता है कि अगर किसी, मानो ना कोई केटाइन है या कोई एनाइन है, उसके ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना, कोई केटाइन कोई एनाइन कोई मैटर नहीं करता, केटाइन है तो एनाइन को डिपोजिट करेगा और एनाइन है तो केटाइन को डिपोजिट करेगा, बट इन बोथ केसेस द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन मस्ट बी लार्ज। तो देखो अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो यहाँ पर +1 है, लेकिन 3 पोटेशियम है तो इधर -3 चार्ज है, K2 +2 -2, KBr -1 +1, K2SO4 यानी -2 और
+2, तो जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा क्या, सबसे कम चार्ज किस पर है, सबसे कम चार्ज है ब्रोमीन पर, तो द राइट आंसर विल बी KBr, क्योंकि कम डिपॉजिट होगा, लीस्ट इफेक्टिव ऑफ कोगुलेशन, मतलब चार्ज कम है तो कोगुलेशन कम होगा, चार्ज ज़्यादा है तो कोगुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो द राइट आंसर इज KBr, राइट आंसर इज KBr। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है ये भी, या फिर सरफेस केमिस्ट्री में भी है, कैटालाइटिक रिएक्शन है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट, देखो इफ अ रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालाइटिक रिएक्शन। अब फिर आपने उसमें पढ़ा कि दो तरीके का, होमोजेनस कैटालाइसिस, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस मींस व्हाट, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, so known as physical catalysis, homogeneous catalysis. And if the physical state of reactant product or any one of the catalyst are different, then that is known as heterogeneous catalysis. And in both type of catalysts only increase the rate of reaction by decreasing the activation energy. तो देखो rate of reaction बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो दोनों डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो रिवर्स को नहीं बढ़ाएगा, बोथ साइड में दोनों साइड बढ़ा सकता है, राइट ना। लेकिन क्या सबसे सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होगा बेटा, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। ओके, साइनाइड प्रोसेस, देखो लीचिंग सिल्वर का, सिल्वर एंड गोल्ड, साइनाइड प्रोसेस आंख बंद करके याद रखना, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड साइनाइड प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हायर टेम्परेचर होता है, तो हायर टेम्परेचर पर फेवरेबल कंडीशन है ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। देखो बेटा रिफाइनिंग का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो रिफाइनिंग प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोड़ दीजिए दोनों शब्द को, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज यानी वैद्युत शोधन, हिंदी में उसको बोलते हैं वैद्युत शोधन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बेटा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। अगेन कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कॉपर ग्लास यूज़ कर सकते हैं, कॉपर पायराइट यूज़ कर सकते हैं, कॉपर आयरन पायराइट यूज़ कर सकते हैं, मेलाचाइट यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है, कॉपर आयरन पायराइट्स, ये कॉपर आयरन पायराइट्स राइट ना, CuFeS2, CuFeS2 इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन के साथ साथ 3 एलिमेंट का होना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इन 3 के अलावा कोई है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, तो आंसर इज द HCl, आंसर इज द HCl। नेक्स्ट, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। देखो कोई भी नोबल गैस है एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, जैसे नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, आप लिख सकते हैं क्या, 1s2 2s2 2p6। अगर आर्गन है बेटा एटॉमिक नंबर 18 होता है, आप लिख सकते हैं क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कॉमन कैरेक्टर्स देखा जाए तो सब में क्या हो जाएगा, NS2 NP6 है, तो कॉमन कैरेक्टर देखा जाए तो NS2 NP6 है, तो राइट आंसर विल बी बी, NS2 NP6, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, फ्लोरीन, ऑर्डर ऑफ F2 Cl2 Br2 एंड I2, सो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द राइट आंसर, फ्लोरीन राइट ना। नेक्स्ट S8, देखो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8। देखो फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर एलिमेंटरी स्टेज विल बी 0, तो राइट आंसर विल बी 0। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कपल इज, देखो सोडियम कैल्शियम, ये अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये आपका ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है ना। नेक्स्ट सल्फर एंड फॉस्फोरस, मतलब 16th ग्रुप एंड 15th ग्रुप, ठीक है ना, मतलब ये चैल्कोजेन है, ठीक है ना, और ये है आपका नाइट्रोजन फैमिली। कॉपर एंड आयरन, सो द राइट आंसर विल बी कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड आयरन इज द डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। देखो डायमैग्नेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होना कंपलसरी है, सो द आंसर विल बी Sc3+, क्योंकि देखो 21 - 3 18, और 18 मतलब आर्गन, और आर्गन का सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं।
आर्गन के सभी इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं बेटा? पेयर में होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। 18, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम। देखो वैनेडियम 23 है ना, तो 23 है बेटा, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो जाएगा। उसके बाद 4s2 18 तो 20 और 3d3 तो 4s2 3d3 4s2 3d3 1s2 2s2 2p6। हाँ, सो द राइट आंसर इज बी विल बी द राइट आंसर, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंथेनॉइड एलिमेंट। ओके, लैंथेनाइड, कैडमियम नहीं होगा, इंडियम भी नहीं होगा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। देखो बाल गंगाधर इंडियन तिलक ये है 13th ग्रुप एलिमेंट, तो इंडियन तो होगा नहीं, ठीक है ना। कनाडा, जिम्बाब्वे, हंगरी यानी 12th ग्रुप स्पीसीज, ये भी नहीं है, ये 12th ग्रुप फैमिली है, ठीक है ना, और ये 13th ग्रुप फैमिली है। सो GD विल बी द राइट आंसर। GD देखो कैसे याद किया मैंने, कनाडा, जिम्बाब्वे, हांगकॉन्ग, ठीक है ना, जिम्बाब्वे, कनाडा, हांगकॉन्ग, ये 12th ग्रुप फैमिली है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं रहे, ये 13th ग्रुप एलिमेंट है, तो GD विल बी द राइट आंसर, राइट ना। सो KMnO4 में MN की ऑक्सीकरण संख्या, देखो MN का पता करना है। पोटेशियम अल्कली मेटल है +1, मैग्नीज का नहीं पता है, X ऑक्सीजन डाइऑक्साइड में -4 होता है, 4 आइटम है, -2 = 0 होना चाहिए। सो 1 + x - 8 = 0, देन x = +7, सो द राइट आंसर इज द +7, ठीक है ना। NiCO4 में प्रसंकरण होता है, ठीक है ना, तो स्कटी बकरमनियम फेको नीकू जिंक, फेको नीकू मतलब 26 27 28। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आर्गन 18 2 20 3d8। अच्छा, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। रुक जा बेटा, थोड़ा सा ढंग से बना दो इसको, पहले d बना देता हूँ फिर मैं s बनाता हूँ। d में 5 ऑर्बिटल है और s में 1 ही ऑर्बिटल है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, d में 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चूंकि कार्बोनाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो ये इसको रिपेल कर देंगे, यानी S खाली हो जाएगा, S खाली हो जाएगा। कुल नंबर 4 है, तो 1 S और 3 P यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, तो राइट आंसर विल बी sp3, राइट आंसर विल बी sp3, ठीक है ना। sp3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है, K3 मतलब ये हमारे पास है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट क्रोमेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। तो क्रोमियम की समन्वय संख्या यानी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr C2O4O3 इज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बेटा ये डाइडेंटेड एलिमेंट है, 2 इंटू उसकी संख्या 3 3 2 जा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट CONH3 का होल 5 Br सल्फेट एंड CONH3 का होल 5 सल्फेट। देखो यहाँ पर बेटा पहले ये काउंटर आयन है, पहले ये काउंटर आयन है, अब ये लिगेंड्स है, अब ये काउंटर आयन है और ये लिगेंड्स है। सो द लिगेंड्स इज इंटरचेंज बाय द काउंटर आयन ड्यू टू दिस। यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, उसके कारण चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर बदल जाएंगे। यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -1 आ गया। सो दैट इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये कौन सा आइसोमर्स है? आयनाइजेशन आइसोमर्स है। क्लोरोफॉर्म इज अ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइमरी हेलाइड तो नहीं, प्राइमरी हेलाइड है, प्राइमरी हेलाइड भी नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ मिथाइल हेलाइड है। ये क्या है? मिथाइल हेलाइड। दूसरा जो आंसर हो जाएगा इसमें टर्सरी हेलाइड भी नहीं है, 3 डिग्री हेलाइड नहीं है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, मतलब मीथेन में से 3 बार हैलोजिनेशन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CHCl3 + HCl बनता है, तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। कौन सा डेरिवेटिव बेटा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन द रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड ऑन द रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथर गिव्स। देखो बेटा ये वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि RX + 2 सोडियम + XR रिएक्ट करता है तो RR बनता है, और RR अल्केन है यानी डबल नंबर ऑफ कार्बन, तो इथाइल से ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन, ब्यूटाइल 4 कार्बन यानी ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड्स कहने का मतलब क्या होता है? हैलोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट sp3 कार्बन
एंड द नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन विल बी sp2। तो देखो ये दोनों sp2 है, ये sp3 है और ये sp2 है, sp3 और सॉरी sp ही है, यानी ये भी नहीं होगा। ये बेटा कार्बन CH3 सेल, ये sp3 है, ये sp2 है, सो द राइट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर, राइट ना। नेक्स्ट ये हमेशा याद रखना, देखो कि लार्जर एटम है, आसानी से लार्जर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl इज मोर रिएक्टिव देन HF। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, फॉर द रिएक्शन इथेनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnX2 then haloethane is obtained, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो बेटा ये लुकास रिएजेंट है और लुकास रिएजेंट में हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए 3 ही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। ये तो रिपीटेड है, HI लास्ट में और HI शुरू में रिपीटेड है, तो उसके हिसाब से अगर ये HF, देखो आपको याद रखना है, अगर HF मैं बना दूँ तो ये होगा सही आंसर, अगर HF की जगह पर HI है तो ये होगा सही आंसर। समझ में आया, ठीक है ना, याद रखना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बिहार बोर्ड में ये समस्या होता है, लगा हो रहता है, ना सिलेबस बताएगा टाइम पे बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या एलिमिनेटेड है, क्या जोड़ा हुआ है, कुछ मतलब नहीं है, बस थोप देता है सारा चीज़ बच्चों पर। तुम समझो, ठीक है ना, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रामा मचा रखा है सबने खाली, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ AgCN, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ AgCN द मेन, देखो बेटा इथाइल क्लोराइड है, अब आपने पढ़ा होगा 2 रिएक्शन, देखो RX प्लस AgCN, तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा RNC, और अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है RX प्लस KCN, ठीक है ना, RX प्लस KCN, तो आंसर होगा RCN, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें AgCN, तो AgCN के हिसाब से आइसोसाइनाइड बनना चाहिए, और इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड से इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है ना, तो इथाइल आइसोसाइनाइड NC बनेगा बेटा, NC, शो इथाइल आइसोसाइनाइड, यानी B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, ये क्रॉस कर देगा, कट कर देगा, CH3 में 2 कैंसिल कर देगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, देखो ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्या होगा CH2Cl2, ठीक है, ये नॉन पोलर होता है, इसका लगभग A और C का लगभग सेम होता है, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा CH2Cl2। नेक्स्ट, द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन द ईथर इज, देखो बेटा ईथर, मान लो मैं लिख दूँ RO लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और R, ईथर का ये फार्मूला होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 1 ऑर्बिटल, दूसरा लोन पेयर दूसरा ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ 4, और 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडेशन। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद CH3 MgBr, देखो फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड है बेटा CH3 MgBr है, देखो रिएक्शन दे समझो, CH3 MgBr प्लस फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा इसको ढंग से एलेबरेट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो इसमें, है ना। देखिए बेटा क्या कहता है यहाँ पे, देखो समझते हैं, फॉर्मल्डिहाइड है उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 MgBr, तो देखो मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन नॉन मेटल है, नेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, MgO पर चला जाएगा, तो फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर CH3 CH2O MgBr, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, पानी डालिएगा तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर OH माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो द राइट आंसर विल बी CH3 CH2OH, और CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल, सो द राइट आंसर इज इथेनॉल, ठीक है, राइट आंसर इज इथेनॉल। नेक्स्ट देखो बेटा, द आइपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये अल्कोहलिक कंपाउंड है और आइपिक नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो ये दैट इज नोन एज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन का चेन है, प्रोपेन है, और सेकंड पर OH है, तो द राइट आंसर विल बी 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखो बेटा यहाँ पर, द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, देखिए प्राइमरी अल्कोहल है ROH है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, RCHO प्रोड्यूस करता है,
देन द आंसर विल बी एल्डिहाइड, आंसर विल बी एल्डिहाइड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुकास रिएजेंट। देखो बेटा, लुकास रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रिएक्शन होता है। सो द राइट आंसर विल बी ए और बी में डिफरेंस क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड, अच्छा सॉरी बी में HNO3 है बेटा, एंड यहाँ पर हाइड्रेटेड है। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, ए विल बी द राइट आंसर। अनाद्र ZnCl2 एंड सांद्रित HCl इज द राइट आंसर, राइट ना। सो 46 समझ में आ गया। 47 बेटा, रेक्टिफाइड स्प्रिट। देखो स्प्रिट मतलब रेक्टिफाइड, मतलब इसमें अल्कोहल, देखो स्प्रिट कैसे बनाते हैं, इथेनॉल में पानी मिला के बनाते हैं बेटा। और रेक्टिफाइड स्प्रिट अगर बनाना है तो तुमको इथाइल अल्कोहल ज़्यादा, पानी कम रखना, ठीक है ना। जैसा कि तुम रेक्टिफाइड मतलब ऐसा समझो ना, जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, लाइक जैसे कोविड में बैक्टीरिया वायरस को मारता है, तो कोविड में अभी हम हैंड सैनिटाइजर यूज़ करा था तो उसमें इथाइल अल्कोहल ज़्यादा था, राइट ना। सो दैट मस्ट बी नॉट 100% प्योर नहीं होना चाहिए। 95.5%, क्योंकि पानी मिलाना जरूरी है। 95.5% इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इसको समझ लो, देखो ये बहुत आसान है। कोई भी एग्जाम जैसे मान लो तुम्हें नहीं पता लिखना कैसे, तो कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन, लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का मान लो, लाइक जैसे मान लो 3 कार्बन का लिखते हैं, CH3 CH2 CHO। अब इसका फार्मूला देखो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन को 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अच्छा कीटोन का देख लो, CH3 CO CH3, यहाँ पर भी देखो 3 कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब देखो तो ये अगर N है तो ये 2N है, तो फार्मूला क्या आ गया, CnH2NO। फार्मूला क्या आ गया, CnH2NO। तो CnH2NO इससे मैच करता है, तो राइट आंसर इज बी, ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बेटा, समझ में आ गया बेटा सबको? आप लोग थोड़ा सा अगर कोई डाउट रहता तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सुधार की आवश्यकता तो मैं सुधार कर सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो वी आर कनेक्टेड टुगेदर राइट नाउ। नाउ द रिलेशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रांगली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन मतलब मीन्स होता है बेटा क्या, देखो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एल्डिहाइड हो, पहला चीज़ याद रखना एल्डिहाइड हो, बट उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये तो नहीं होगा। एसिड तो होता नहीं है। कीटोन भी आपको कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, कम से कम क्रॉस कैनिजारो तो दे ही सकता है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी नहीं देगा। सो राइट आंसर इज द HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट CH3CHO, देखो एल्डिहाइड है, इसका आई पिक नेम, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अल्कानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्कानल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्कानल। अल्कानल, ठीक है ना। तो अल्का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इथानल, इथानल इज द राइट आंसर। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इथानल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप देखो D। ये सब बच्चा 10th क्लास का बच्चा स्कोर कर देता है, क्वेश्चन है ये, मजाक कर रखा है बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना सकता 10th का। कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH और R लिख दो, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और ईस्टर है, देखो ईस्टर का फॉर्मूला C+O। तो डिफरेंस सिर्फ R का ही है ना, यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा वो ईस्टर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर। कार्बोक्सिलिक और ईस्टर, ठीक है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप लगभग सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्राइमरी अमाइंस। देखो प्राइमरी अमाइंस मतलब RNH2, प्राइमरी अमाइंस मतलब RNH2, ठीक है ना, एक अल्काइल एक अमाइन। मिथाइल अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक OH फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये होता है बेटा एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये करता है, देखो मिथाइल अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है। CH3NH2 है प्लस CHCl3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर CH3NH2, तो ये बेटा बना देगा क्या? CH3NC, ठीक है ना, CH3NC मतलब आइसोसाइनाइड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? आइसोसाइनाइड। और इसी प्रोसेस में KCl रिलीज हो जाएगा प्लस कुछ वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेलिंग गैस होता है, ये क्या बोलते हैं? एक फाउल स्मेलिंग गैस है। तो A विल बी द राइट आंसर।
आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल अमाइन मतलब अमाइन है और ट्राई इथाइल है, यानी C2H5 C2H5 C2H5, तो ये टर्सरी अमाइन हो जाएगा, ये टर्सरी अमाइन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द, देखो अल्काइलेशन मतलब होता है क्या, RNH2 है आपके पास पहले से बनाओ और RX आप भेज रहे हैं, तो RNH2 है यानी ये RNH R बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी बन गया। अब एक बार और आप भेज सकते हैं RX, तो ये बन गया क्या, R3N। अब फिर से अगर RX भेजिएगा तो R4NX बन जाएगा, R4NX। तो चूंकि प्राइमरी सेकेंडरी अगर रहता तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सबसे सटीक आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास कौन सा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा आपके पास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास C4H11N, 4 कार्बन है। तो देखते हैं पहले 1 2 3 4 और एक NH2, एक तो पॉसिबल हो गया, 1 2 3 4 NH2, 2 ऐसा पॉसिबल हो गया। उसके बाद 1 2 3 और ये 4, एक यहाँ पॉसिबल हो जाएगा, 3 और एक और बना देता हूँ, 1 2 3 और यहाँ 4 और एक NH2, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है। सो द आंसर विल बी राइट 4, ठीक है। सो द हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस आर पॉसिबल बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, 4 प्राइमरी अमाइंस, राइट ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, एसीटोनाइट्राइल। अब देखो बेटा एसीटो और नाइट्राइल, ठीक है ना। एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल के लिए CN और एसिटाइल, देखो एसिटाइल ग्रुप कार्बन 2 होने चाहिए, कार्बन 2 मतलब कुल मिला करके 2 कार्बन, तो फार्मूला विल बी CH3CN, फार्मूला विल बी CH3CN। तो CH3CN का जो आइपेक नोमेनक्लेचर होता है इथेन नाइट्राइल, सो द राइट आंसर विल बी इथेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स बेटा देखो सुक्रोज डाइसेक्राइड है, माल्टोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड, सो लैक्टोज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस इन द न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो होता है क्या, बेटा उसका सीक्वेंस होता है क्या, देखो शुगर मिड में होता है, एक साइड बेस हो जाएगा और एक साइड फॉस्फेट हो जाएगा, मतलब PSB बेस फॉस्फेट, फॉस्फेट बेस, शुगर बेस फॉस्फेट, तो बेस शुगर फॉस्फेट, डी विल बी द राइट आंसर, राइट ना, डी विल बी द राइट आंसर। विटामिन सी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्बी, बच्चा जानता है अभी ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। देखो 10 तरीके का अल्फा अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ग्लाइसिन तो नहीं है, सेरिन, देखो अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या, that amino acids which cannot synthesized by the body, by the metabolic functions of the body or by the metabolic functions of the cell, so it can be taken from the external environment, or if it is taken from the external environment then it must be taken as diet, that's why it is known as essential, so the answer is lysine। टोटल 10 अमीनो एसिड्स हैं, राइट ना, उसका मैं ट्रिक आज बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज इन अबाउट हाफ एन आवर टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जाइमेज रहता, स्टार्च है ना, ओके स्टार्च है तो जाइमेज से तो काम नहीं चलेगा, इन्वर्टेज से भी काम नहीं चलेगा, सुक्रोज पर जाइमेज और इन्वर्टेज सब, ठीक है। ये पॉलीमर है ना, स्टार्च इज अ पॉलीमर, सो डाइस्टेज विल बी देयर, डाइस्टेज विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। देखो जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, ये सब माल्टेज माल्टोस पर काम करता है, इन्वर्टेज आपको इन्वर्ट शुगर पर काम करता है, जाइमेज आपका ग्लूकोज पर काम करता है, ठीक है ना। सो डाइस्टेज विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोसेल्यूलोज इज द सेमी सिंथेटिक, पॉलीइथाइलिन and the bakelite are the synthetic, right now, so isoprene is the natural rubber। Next, which of the caprolactam is the monomer of which of the, देखो caprolactam 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, so this is the monomer of 6 कार्बन कंपाउंड, तो आंसर विल बी नाइलॉन 6, याद रख लीजिएगा caprolactam 6 कार्बन कंपाउंड, आपको याद रखना है क्या, caprolactam जैसे याद रखे ना 6 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर देखिए एक ही बार 6 है, यहाँ पर 2 बार 6 है ना, 2 6 कंपाउंड होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो द कैप्रोलैक्टम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, डैक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
डैक्रोन बेटा देखो पॉलिस्टर होता है, डैक्रोन जो होता है पॉलिस्टर होता है, ठीक है ना। क्लोरोअमाइन टी, इसमें होना चाहिए ऐसा कुछ, अच्छा क्लोरो अमाइन टी आप ऐसे पढ़िएगा, क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए ए को हटा के ओ सीधा लिखा। क्लोरो अमाइन टी एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक। क्लोरीन जो भी होगा ना एंटीसेप्टिक काम करता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को किल करता है, किल द बैक्टीरिया। नेक्स्ट, हु बाय हुम पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड। देखो भाई पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट ना, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ना फिनॉल इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देख फिनॉल है, फिनॉल का यूज़ करते हैं क्या, टाइल्स क्लीनर में, डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मॉर्फिन। मॉर्फिन देखो क्या होता है, देखो जो दर्द में राहत दे उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है ना, एनाल्जेसिक बोलते हैं, और वो तुम्हें नींद भी ला के देगा, ठीक है। तो मॉर्फिन कहते हैं, डिप्रेशन से निकालेगा मॉर्फिन। एंटीसेप्टिक है, तो एंटीसेप्टिक जैसे मान के चलो ना कि कोई क्रीम हम अगर स्किन पर अप्लाई करते हो तो एंटीसेप्टिक है। एनाल्जेसिक मतलब हो गया आपका जो दर्द से डिप्रेशन वगैरह में या निद्रा में ले जाए, एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करे। एनेस्थेटिक मतलब जो न्यूरल सिस्टम पर काम करे, राइट ना, तो इसका आंसर है एनाल्जेसिक, राइट ना बेटा। ओके, तो अभी तक आई होप सो आपने आंसर को एंजॉय किया होगा, राइट ना। ये 70 क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में आते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में कोई कुछ ना कुछ तो रिपीटिशन होता है, नॉट वेरी। अब देखते हैं इस साल के पाठक सर क्या करते हैं, राइट ना। अभी तक तो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट आई होप सो देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस का पैटर्न्स क्या होने वाला है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं आपसे, सी यू।